वो अभी टेकीला नहीं जा सकते, तो वो सुजेस्ट करता है कि इस एडवेंचर को फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए। वो ट्रायंगल वाली जगह लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहां लाइटनिंग एक दिन में आराम से पहुंच सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले उसे वहां स्काउट करने के लिए भेजा जाएगा, जहां पे वो देखेगी कि आखिर वहां पे है क्या, फिर हमें बताएगी। पर अभी के लिए वो अपना ध्यान नॉर्थ स्लोप माइंस पर लगाता है और खजाने के मैप को बाद के लिए छोड़ देता है। अब नॉर्थ स्लोप में माइंस में जाने से पहले वो लेडी स्क्रोल को ऑर्डर देता है कि वो आज शाम को सबके फेनोटिक अल्फाबेट सिखाए। अगर उसे और बुक्स की जरूरत हो तो वो सराय से मांग सकती है, जो अब एक प्रिंटिंग मशीन बन चुकी है। फिर वो एक ड्रॉ में हाथ डालता है जिसमें लेडी स्क्रोल के लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। पहले वो गलत ड्रॉ खोलता है जिसमें नाइटिंग के छुपाए हुए स्नैक्स होते हैं, जिसे देख के नाइटिंग शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन जल्दी ही वो दूसरे ड्रॉ से एक बॉक्स निकालकर स्क्रोल को देता है और कहता है कि ये उसके लिए है। वो काफी खुशी में डब्बे को खोलती है और उसमें एक खूबसूरत चश्मा मिलता है। नाइटिंग बीच में बोल पड़ती है कि लेडी स्क्रोल की आई साइट तो परफेक्ट है और पूछती है कि चश्मे की आखिर जरूरत क्या है। इस पर राजकुमार काफी खुशी से समझाता है कि उसे लड़कियों पर चश्मा बहुत पसंद है। स्क्रोल के टीचर के रोल के लिए ये चश्मा उसे और इंडिविजुअल और सुंदर बना देगा। राजकुमार को चश्मे वाली लड़कियों पर इतना उत्साह देखकर नाइटिंग को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। आखिर में जब स्क्रोल वो चश्मा लगाती है तो सब उसकी खूबसूरती पर पागल हो जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें नर्डी स्टाइल पसंद है तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना। अगले सीन में सब उत्तरी पहाड़ियों पर होते हैं, जहाँ राजकुमार एक लंबी स्टील की ट्यूब देखकर हैरान हो जाता है। वो इसकी परफेक्ट शेप, इसकी मोटाई और सफाई से काफी इम्प्रेस्ड होता है। एना इतनी तारीफ सुनकर स्माइल करती है, जबकि राजकुमार उसके इस नए स्किल से काफी खुश होता है। ये काफी काम की स्किल है क्योंकि वो अपने जादुई धागों से चीजों को इतनी सफाई से काट सकती है भाई, जितना तो आजकल की लड़कियां काटती हैं। एना की इस स्किल के साथ देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना बन जाती है। वो सोचता है कि जल्दी ही वो जादू करने के लिए एक हाई क्वालिटी अंडरवेयर भी बना सकता है। भाई लोंडे की सोच देखो। लेकिन तभी नाइटिंग कहती है कि भले ही एना की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, लेकिन उसके जादुई धागे सिर्फ 10 कदम तक फैलते हैं। लेकिन एना कहती है कि वो 15 कदम तक बढ़ सकते हैं, जिसमें राजकुमार कंफ्यूज हो जाता है। उनके कदमों की लंबाई नापने के बाद वो समझ जाता है कि दोनों अलग अलग तरीके से कदम गिनती हैं। शायद उन दोनों की हाइट में फर्क है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बात उसे थोड़ा परेशान करती है क्योंकि इस दुनिया में मेजरमेंट करने के लिए अभी कोई चीज बनी नहीं है, यूनिट्स नहीं है। लोग बस अंदाजा लगाकर चीजें मेजर करते हैं। आखिर में इस सोच से पागल होकर वो डिसाइड करता है कि वो एक क्लियर और इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम बनाने का समय आ गया है। वो ये काम एना को देता है। अगला सीन क्लियर वाटर पोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहां गार्सिया का नाइट अपने इस शानदार पोर्ट पर काफी घमंड कर रहा होता है। उसे यकीन है कि क्लियर वाटर की रानी को कोई नहीं रोक सकता। वो टिमोथी को दोबारा हराकर ग्रे कासल पर जल्दी ही राज करने वाली है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी मालकिन अचानक इतनी चिंता और परेशानी में क्यों है। अचानक एक आदमी आता है और बताता है कि सैंडस्टोन और ब्लैकबोन क्लैंस के चीफ उसकी रानी से मिलना चाहते हैं। नाइट उसे उन्हें अंदर लाने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों लोग बिना बुलाए अंदर आ जाते हैं। एक बड़ा आदमी रानी को गुस्से वाली टोन के साथ ग्रीट करता है और दूसरी औरत भी उसे उसी तरह से ग्रीट करती है। ये बड़ा आदमी चीफ ब्लैकबोन है, जिसे सब ब्लैकबोन के नाम से जानते हैं, जबकि वो औरत सैंडस्टोन क्लैन का चीफ है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, दोनों अपनी चिंता बताते हैं। उनके वॉरियर्स पिछली लड़ाई के बाद से कमजोरी और डिप्रेशन में हैं। उन्हें सिर्फ उन गोलियों के द्वारा मिलने वाली ताकत को यूज करने के बाद उनके परिणाम यानी कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है। वो यहाँ और गोलियां मांगने के लिए आए हैं क्योंकि उन बंदों को गोलियां नहीं मिल रही तो उनकी हालत खराब हो रही है। तभी मैं सोचो ये भाई काफी ओपी वाली फाइट कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही भाई सुपरमैन बन गए। ब्लैकबोन को इस बात की काफी चिंता है कि अगर उन्हें गोलियां ना मिली तो उनके सिपाही मर जाएंगे, लेकिन गार्सिया उनकी रिक्वेस्ट को टाल देती है और कहती है कि अभी प्रोटेक्शन काफी झमेला चल रहा है भाई, काफी दिक्कत है उसमें। उसके पास फिलहाल ज्यादा पिल्स नहीं है और उन्हें अगले बैच का वेट करना पड़ेगा। दोनों चीफ पूछते हैं कि उन्हें आखिर कितना वेट करना पड़ेगा
क्योंकि हमारे सैनिकों की लंका लगी पड़ी है। गार्सिया चालाकी से कहती है कि पिल्स बहुत सीक्रेट हैं और वो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। वो उन्हें अभी के लिए वापस जाकर वेट करने के लिए कहती है और उसका नाइट जल्दी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। गार्सिया उन्हें जाते समय कहती है कि इन गोलियों की पेमेंट गोल्ड रॉयल्स या रेड वाटर रिवर के पानी के रूप में होना चाहिए। अब ये घटिया नाइट इस बात से भड़क जाता है और इन लोगों को छोटे छोटे कीड़े कहते हुए उनकी बेइज्जती करता है जो हमेशा भीख मांगते हैं। इस दौरान गार्सिया परेशान दिखती है। उसकी परेशानी देखकर नाइट पूछता है कि क्या वो गोलियों के मसले से परेशान है। गार्सिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसने उस मसले का समाधान निकाल लिया है। वो चर्च को धमकी देने का प्लान बना रही है। वो उनसे मांग करेगी कि वो तुरंत पिल्स भेजें वरना वो क्लियर वाटर पोर्ट के प्रीस्ट के सिर काटकर ब्लैक सेल्स के फ्लैगशिप पर लटका देगी। यानी कि भाई जो क्लियर वाटर का प्रीस्ट है उसका सिर काट कर ये अपने जो इनका शिप है उसके जो फ्लैग है उसमें लटका देगी। फिर वो उसे एक लेटर देती है जो उसकी परेशानी का असली कारण है। जब नाइट उस लेटर को पढ़ता है तो गार्सिया बताती है कि ये हार्मिस रीजन से आया है। ये एक स्पाई है जिसने इस लेटर को हमारे पास भेजा है। इसमें लिखा है कि चर्च ने देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया है और इवरविंटर की क्वीन लीना पर इल्जाम लगाया है कि वो सालों से अपनी जादूगरनी वाली आइडेंटिटी छुपा रही थी। ये खबर नाइट को पूरी तरह से हिला देती है और तभी ग्रासिया कहती है कि वो क्लियर वाटर पोर्ट के इस व्यू से तंग आ चुकी है और एक नई जगह का सफर करने के बारे में सोच रही है। उसका नाइट जल्दी से समझ जाता है कि वो इवरविंटर की इस हालत का फायदा उठाना चाहती है। गार्सिया शैतानी अंदाज में सिर हिलाती है और कहती है कि उसका बेवकूफ भाई टिमोथी पूर्व को एक करने में इतना उलझा हुआ है कि उसे उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। और रही बात रोलैंड की तो वो बहुत अजीब बंदा है भाई, साइको बंदा है जिसने लोंगसोंग फोर्ट्रेस को किसी तरह जीत लिया लेकिन उसके बाद वो वापस बॉर्डर टाउन चला गया। गार्सिया को ये अब कंफर्म हो गया कि अब भी अपनी दीदी यानी कि हमारा एमसी जो है वो अपनी दीदी से डरता है क्योंकि उसने उसे बचपन में इतना सताया था कि वो रोने लगता था। नाइट इस बात से खुश है कि अब कोई भी उसकी रानी के रास्ते में नहीं आएगा। उसे लगता है कि उसका महारानी बनने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है होली सिटी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ बड़े प्रीस्ट अपने काउंसिल चैम्बर में इकट्ठा होते हैं। वो आर्च बिशप टाइफन से इवरविंटर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में पूछ रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि इवरविंटर में कुछ जिद्दी नॉवेल्स के अलावा ज्यादातर लोग चर्च का स्वागत कर रहे हैं। वो प्रॉमिस करता है कि जो नॉवेल्स उनका साथ नहीं देंगे उन्हें एक एक करके टपका दिया जाएगा। पास बैठी औरत डिसाइड करती है कि इन बेवकूफ नॉवेल्स को मार देना चाहिए। तभी एक दूसरा बिशप बोलता है कि उन्हें किंगडम के हालात ठीक करने का वेट करना चाहिए। तभी नॉवेल्स को खत्म करना चाहिए ताकि लोगों की तरफ कोई विरोध ना हो। अभी के लिए वो उन्हें चर्च के रूल्स के हिसाब से नॉवेल्स के बराबर पोजीशन देने का प्लान बनाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पोजीशन अगली पीढ़ी तक नहीं जाएंगी। वो सबको याद दिलाता है कि उनका मिशन आखिर में राजधानी को खत्म करना है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। आज बिशप हैदर ये सब सुनकर थोड़ी निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें मजबूरन उस दिन का वेट करना पड़ेगा जब वो इन गंदे नॉवेल्स को आखिरकार मार पाएगी। यानी ये उसका ना मूड है ये अभी खत्म कर दो सब कुछ, बट वेट करना पड़ रहा है। उसकी तीखे बातें टाइफन को और भी गुस्सा दिला देती हैं। वो कहता है उसे चर्च के रूल्स का पालन करना चाहिए। वो आगे बढ़ता हुआ दूसरे प्रीस्ट अपने दोस्त टाइफन से कासल के हालात के बारे में पूछता है। जवाब में बूढ़ा आदमी बताता है कि नया राजा टिमोथी अपनी हार के बाद ग्रे कासल वापस नहीं गया बल्कि सीधा पूर्वी देश में चला गया। युद्ध में वो ड्यूक फ्रांसिस को साथ ले गया था ताकि क्लियर वाटर की क्वीन गार्सिया को हरा सके, लेकिन वहां जाके वो खुद ही हार गया और ड्यूक भी बुरी मौत मारा गया। इसलिए टिमोथी ने जल्दी से पूर्वी देश में ड्यूक की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रीस्टमैन इस बात से काफी खुश होता है और अपने दोस्तों को कहता है कि वो उन दोनों को जादुई पिल्स की सप्लाई जारी रखें। अगर गार्सिया और टिमोथी के बीच में ऐसे ही लड़ाई चलती रही तो उसके अंदाजे के हिसाब से अगले 2 साल में ग्रे कासल में एक भी सिपाही खड़ा नहीं रहेगा। अब ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर दोनों को राजगद्दी के लिए
लड़वा रहे हैं। उन्होंने गार्सिया बिम्डन को भी वो जादुई पिल्स भेजे हैं ताकि दोनों देश लड़ लड़ के वीक हो जाएं। और वो पिल्स में नशा भी है जो उन लोगों की जान खा रहा है। टाइफन फिर रोलैंड के बारे में बताता है कि वो कहता है कि रोलैंड ने ना तो उन पिल्स को छुआ और ना ही चर्च की कोई हेल्प ली। इसके अलावा उसे राजगद्दी के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लोंगसोंग फोर्टेस से जीतने के बाद बॉर्डर टाउन वापस चला गया। बाकी सबकी तरह मेन भी इस बात से हैरान है कि ये अजीब सा रोलैंड लोंगसोंग फोर्टेस से कैसे जीत गया। लेडी हैदर बोलती है कि शायद वो रोलैंड की पावर को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। इसमें मैन भी बनाता है कि मैन भी बोलता है कि उसे इस बात की हैरानी है कि रोलैंड से लोंगसोंग फोर्टेस आखिर कैसे हार सकता है। अब इन सभी बातों से एक बात तो साफ है कि उसके पास कोई सीक्रेट पावर है, लेकिन उसे यकीन है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज ना हो तो वो टिक नहीं सकता। और जैसा कि राजकुमार जीतने के बाद बॉर्डर टाउन वापस चला गया, एक बात तो साफ है कि ग्रे कासल के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसलिए अब वो चर्च के बड़े प्लान्स के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन लेडी हैदर कुछ और ही सोच रही होती है। वो कहती है कि सच कुछ और भी हो सकता है। वो अपना गाउन उठाती है और अपनी टांग में छुपाए हुए एक नाइफ के साथ पड़े हुए एक पेपर को निकालती है। फिर वो पेपर को देते हुए यकीन दिलाती है कि इसकी जानकारी 100% सच है। जब वो उसे पढ़ता है तो एकदम चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि प्रिंस रोलैंड के साथ जादूगरनी है। अब वापस हमें दिखाया जाता है बॉर्डर टाउन को, जहाँ पे राजा का वजीर यानी कि हमारा कटप्पा उससे मिलने आता है। वो पूरी तरह से घबराया हुआ होता है और पूछता है कि जब मजदूर आजाद हो जाएंगे तो उनके खेत का सिर्फ 20 टैक्स क्यों ले रहे हैं। वो कहता है कि अगर वो 50% भी लेता तो सब बाकी जो भी बंदे हैं वो खुश हो जाते हैं। इस पे राजकुमार उसे तसल्ली दिलाता है कि सोने से भरा बेसमेंट किसी काम का नहीं। वो चालाकी से समझाता है कि सिर्फ 20% टैक्स लेकर वो बाकी फसलों को फिक्स्ड प्राइस पर खरीदेगा। इस तरह जब लोगों के पास पैसे होंगे वो अच्छी चीजों पर खर्च करेंगे और ये अच्छी चीजें रोलैंड ही बेचेगा। भाई ये अपनी दुकान खोले हुए है, यानी कि इसके खेत में बंदे काम कर रहे हैं, वहां से ये टैक्स अलग से लेगा और उस खेत में जो भी उपजेगा उस सामान को भाई अपनी दुकान में खरीदेगा भाई, वो भी फिक्स प्राइस पे। यानी कि सर्कल घूमता रहेगा भाई। इस तरह सब लोग खुश रहेंगे। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पैसे उसके पास वापस आएंगे और लोग अपने जीवन स्तर भी बढ़ा सकेंगे। तभी अचानक नाइट कार्टर एक्साइटेड होकर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि क्लियर वाटर पोर्ट से फसलों के बीज लेकर वो वापस आ गया है। वो खुशी से झूम रहा होता है और वो उन्हें सब प्लांट्स दिखाता है जो राजकुमार ने मंगवाए थे। पहला है कॉर्न, जिसे वो पर्ल राइस कहता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। राजकुमार उसे देखकर खुशी से पागल हो जाता है। फिर वो आलू निकालता है और राजकुमार उन पर ऐसे झपटता है जैसे कि वो अभी फ्रेंच फ्राइज बनाने वाला हो। ये सुनकर क्यूरियस होकर वो पूछता है कि क्या ये फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं, जिस पर राजकुमार एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक शाही दावत में फ्रेंच फ्राइज खाए थे जहां शेफ ने उन्हें फ्राइज कहा था। अब अगली चीज है शुगर केन, जिसे देखकर राजकुमार खुश हो जाता है और कहता है कि इससे इनका फ्यूचर बहुत मीठा हो जाएगा। लेकिन नाइट कार्टर उसे खाकर कहता है कि ये तो जरा सा भी मीठा नहीं है। इस दौरान बूढ़ा वजीर डर के मारे कांप रहा होता है। उसे थोड़ा सा शक है कि शायद रोलैंड में कोई शैतान है, लेकिन अब उसे इस बात से भी यकीन हो जाता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई है और उसकी आदतें भी अजीब हो गई हैं। वो ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो किसी ने पहले नहीं सुनी और उसके पास ऐसा ज्ञान है जो अब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल नई क्रिएशन कर रहा है वो। लेकिन इन सब के बावजूद उसे रोलैंड के कामों में कोई बुराई नहीं दिखती, इसलिए वो सोचता है कि जब तक रोलैंड अच्छा काम करता रहेगा उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसमें शैतान ही क्यों ना हो। फिर तभी रोलैंड वो शुगर कैन उस बूढ़े को देता है और उसे कहता है कि उसे जल्दी से खाए और उसका टेस्ट करे कि क्या वो सच में मीठा है। पूरा दिन काम करने के बाद रोलैंड थक चुका होता है। वो अपनी रिपोर्ट के बारे में सोचता है। उसे रिपोर्ट पढ़कर पता चलता है कि उसकी बहन गार्सिया के पास भी चर्च की वही जादुई पिल्स हैं जो उसे भी उस प्रीस्ट ने दी थी। अब उसे समझ आता है कि चर्च उसे और गार्सिया को पिल्स देकर क्यों हेल्प कर रहा है। वो दोनों के बीच में युद्ध करवाना चाहते हैं। इस बात को देखते
देखते हुए वो तेजी से फायर करने वाले वेपन्स बनाने का प्लान बनाता है, जैसे कि मशीन्स गन, ताकि आने वाले खतरों का वो आसानी से सामना कर सके। तभी अचानक एना वहां पर आती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। राजकुमार मजाक ही मजाक में कहता है कि नाइटिंग हमेशा अचानक से टपक पड़ती है और अब एना भी वही कर रही है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद ऐसे ही किसी दिन उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। वो पूछता है कि वो अपनी क्लास में क्यों नहीं है। इस पे एना बताती है कि वो एक मुश्किल फिजिक्स के सवाल पर अटक गई है और टीचर स्क्रोल ने उसे रोलैंड से पर्सनली हेल्प लेने के लिए भेजा है। रोलैंड सवाल देखने के बाद कहता है कि वो खुद भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी वो उसे सिखाने की कोशिश करता है और डायमेंश जैसी चीजों के बारे में बताता है। पढ़ते पढ़ते उन्हें पता ही नहीं चलता है कि रात कब हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं क्योंकि अब आज के लिए अलविदा कहने का समय आ गया है। वो एक दूसरे को तीखी नजरों से देखते हैं, लेकिन तभी दोनों शर्म से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से अपनी नजरें हटा लेते हैं और थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं। राजकुमार इतना शर्मीला हो जाता है कि अब वो कोई मूव नहीं कर पाता, लेकिन एना खुद ही आगे बढ़ती है और उसके करीब आती है। आखिर में वो हिम्मत जुटा के धीरे से अपना हाथ उसके दाएं कान के नीचे रखता है। जब दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, वो करीब आते हैं और एक किस करते हैं। अब इसे इमरान हाशमी वाले सीन को यहीं कट करते हैं और हमें दिखाया जाता है बॉर्डर टाउन के नेक्स्ट डे को, जहां पे नया दिन शुरू हो गया होता है और नाइटिंग चारों तरफ नजर घुमाती और देखती है कि उसे हर जगह पे जोशीले स्लोगन्स लगे दिखते हैं जो लोगों को मेहनत करने के लिए उकसा रहे होते हैं। अब क्यूरियस होकर वो प्रिंस से पूछती है कि आखिर ये स्लोगन्स हर जगह क्यों लगे हैं। इस पे प्रिंस कहता है, उसे समझाता है कि ये स्लोगन्स लोगों को मेहनत करके पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब उसे इस बात से यकीन है कि ये शब्द एक दिन सच हो जाएंगे और हर कोई इन्हें दिल से अपनाएगा। इसी दौरान एना कुछ चीजें बना रही होती है जो शायद एक केमिस्ट्री लैब के लिए हैं। वो पूछती है प्रिंस से कि इन परफेक्ट ग्लास के कप्स को क्यों पिघलाकर रीशेप कर रहे हैं। इसके जवाब में वो बताता है कि ये सब उन एल्केमिस्ट के लिए जो फ्यूचर में बॉर्डर टाउन आएंगी। इस पर नाइटिंग एक फनेल उठाती है और ऐसे प्रिंटेड करती है जैसे कि वो एक बाइन ग्लास हो और अपनी क्यूरियस आंखों से उसे देखते हुए एक इमेजिनरी टोस्ट करती है। राजकुमार उसे समझाता है कि वो इतना बिजी है कि सैंड से ग्लास बनाने का तरीका उसे पता नहीं, इसलिए वो अभी के लिए ग्लास कप्स का यूज कर रहा है। इससे नाइटिंग और कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि सैंड और ग्लास का क्या कनेक्शन है। राजकुमार उसे जवाब देता है कि ग्लास बनाने के लिए सैंड को रिफाइन करना पड़ता है, वरना वो ब्राउन या ग्रीन हो जाती है। केमिस्ट्री इक्विपमेंट को बिल्कुल प्योर और क्लियर होना चाहिए। इस दौरान नाइटिंग इक्विपमेंट के साथ खेलती रहती है और उसे मजाक में एक हल्की सी थपकी मिलती है और राजकुमार एना को बताता है कि वो कैसे इन इक्विपमेंट का यूज करके एसिड को मिक्स करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा। राजकुमार से थपकी मिलने के बाद नाइटिंग वहां से चली जाती है, जबकि राजकुमार एना को सिखाता रहता है। नाइटिंग टेबल पर कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स देखती है और खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी फूडी है। वो एक स्टीम्स बन उठाती है और एक बड़ी सी बाइट लेती है। उसका स्वाद उसे एकदम स्वर्ग में ले जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गेहूं के खेत में भटक रही हो। उसे हर बाइट के साथ और भी ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसका सॉफ्ट टेक्सचर और खुशबू उसे पागल कर देता है। वन के अंदर का फीलिंग ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ होता है। उसका टेस्ट कभी खत्म नहीं होता। रोलैंड उसे देखता है कि नाइटिंग अकेले ही स्नैक्स का मजा ले रही है और खुशी से बताता है कि ये स्टीम बन उसने शेफ से स्पेशली बनवाया था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने गंदे हाथों को धो ले और आफ्टरनून टी के साथ इन स्वादिष्ट चीजों का मजा साथ में ले। और दोनों लड़कियां इसके लिए रेडी हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, तेज धूप की वजह से नाइटिंग की आंखें बंद होने लगती हैं। इस दौरान प्रिंस रोलैंड एना के साथ मस्ती कर रहा होता है और नाइटिंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो नींद में चली जाती है। उसे अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं जिसमें वो राजकुमार से शादी कर रही होती है। अपने सपने में वो एक बड़े चर्च के हॉल में दुल्हन के रूप में चल रही होती है और उसके साथ बाकी जादूगरनियां भी होती हैं जो उसे स्टेज के पास पहुंचाती हैं। जब वो स्टेज के पास पहुंचती है, राजकुमार उसके चेहरे से घूंघट उठाता है और उसकी असली खूबसूरती दिखती है और वो दोनों एक किस करते हैं।
जब वो इस सपने में खोई हुई होती है, एना मजाक में रोलैंड से कहती है कि वो चुप रहे क्योंकि उसे यकीन है कि उसकी बड़ी बहन कोई प्यारा सा सपना देख रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक स्माइल है। इसी वजह से वो हो सकती है कि वो सपने में एक खूबसूरत सपने में हो। अब अगला सीन वापस होली सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे 3 आर्च बिशप एक बार फिर कोई कांड करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो बॉर्डर टाउन में रोलैंड के साथ रहने वाली जादूगरनियों को खत्म करने के बारे में सोच रहे होते हैं, स्कीम बना रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि चर्च पहले ही वुल्फ हार्ट पर अटैक के लिए तैयारी कर रहा है, उनके पास सिपाहियों की कमी है। आर्च बिशप मेन लेडी मीरा को अपनी जजमेंट आर्मी के एक छोटे यूनिट की कमांड देने का फैसला करती है। उसे यकीन है कि अगर इस आर्मी के साथ बॉर्डर टाउन जाती है तो वो उनका काम कर देगी। मीरा भी इस बात से सहमत होती है कि और बॉर्डर टाउन को हर बुराई से साफ करने की कसम खाती है। बिशप मेन के आशीर्वाद के साथ उसे तुरंत बॉर्डर टाउन जाकर स्काउट करने का ऑर्डर दिया जाता है और वो बिना किसी विरोध के हाँ बोलती है। लेडी हेदर फिर मेन को चिढ़ाती है, वो मीरा पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है, ये बात वो उठाता है और मजाक में पूछती है कि वो उसे चर्च का अगला बड़ा लीडर बनाने की तैयारी कर रहा है या उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। ये सुनकर प्रीस्ट टाइफून गुस्से में आकर उसे याद दिलाता है कि ये मिशन राजगद्दी और जादूगरनियों दोनों से जुड़ा है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चर्च के फ्यूचर प्लान्स में बदलाव कर सकते हैं। बिशप मेन भी इस बात से सहमत होता है और कहता है कि शायद चौथा राजकुमार जादूगरनियों को छिपा रहा है। उसे यकीन है कि ये अजीब सा राजकुमार उनकी खूबसूरती के जादू में फंस गया है और अब वो उन जादूगरनियों के हाथ में एक कठपुतली बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अफवाह सुनी है कि बॉर्डर टाउन में और भी जादूगरनियों का स्वागत किया जा रहा है और ऐसा करना चर्च को सीधा चैलेंज करने जैसा है। ये चाहता है कि सब जल्दी से सेटल हो जाए और अगर मीरा अपने मिशन में फेल हो जाती है तो वो खुद बॉर्डर टाउन जाने पर विचार करेगा। अब सीन एक पुरानी सी जगह पर शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ जादूगरनियों ने एक बेचारे आदमी को पकड़ लिया। वो उस पर पानी फेंकते हैं ताकि वो जाग जाए और वो अपनी आंखें खोलता है। वो उन औरतों को अपने आसपास देखकर पूरी तरह से डर जाता है। उसका दिमाग अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे याद आता है कि कैसे वो उन औरतों के हाथों पकड़ा गया था। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब जादूगरनियां हैं। एक लड़की तुरंत अपना चमकता हुआ खंजर उसके चेहरे के पास ले आती है और उसके डरे हुए चेहरे को देखकर एक जादूगरनी उससे पूछती है कि वो अब क्यों डर के मारे पैंट गीली कर रहा है, जबकि वो पहले तो जादूगरनियों के पीछे पड़ा था। कोई चर्च का सिपाही नहीं बल्कि राजकुमार रोलैंड ने इस आदमी थियो को एक मिशन दिया था। उसे कहा गया था कि वो अंडरग्राउंड चैनल्स के जरिए ये अफवाह फैलाए कि बॉर्डर टाउन जादूगरनियों को बुला रहा है। राजकुमार ने उसे ये भी कहा था कि अगर वो जादूगरनियों के हाथों पकड़ा जाता है तो वो ये कह दे कि वो विच एसोसिएशन से है। जब थियो ये बात जादूगरनियों के सामने बोलता है तो वो सब हैरान हो जाती हैं, लेकिन तभी एक औरत तेजी से अंदर आती है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार होती है जिसे गॉड ऑफ वॉर की फीमेल, जैसे ना वो गॉड ऑफ वॉर की फीमेल वर्जन हो, वो उसकी बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि बीच एसोसिएशन तो सी विंड रीजन में है, इसलिए उसकी ये बात बिल्कुल बकवास है। बाकी लड़कियां उसे वापस देखकर खुश हो जाती हैं और वो उसके पास चलती जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि ये आदमी अंडरग्राउंड चैनल्स में अफवाह फैला रहा था कि बॉर्डर टाउन की जादूगरनियां सबको बुला रही हैं। थियो जल्दी से अपना बचाव करता है और कहता है कि वो सच बोल रहा है। उन्हें बताता है कि जादूगरनी ने होली माउंटेन ढूंढ लिया है और सारी जादूगरनियां बॉर्डर टाउन में खुशी से रह रही हैं। वो शैतान के कंट्रोल में नहीं है और ना ही उन्हें मैच्योरिटी जैसी चीजों से कोई दर्द होता है। वो उन्हें बताता है कि उनकी टीचर कारा मैजिकल सांप समन कर सकती है तो उसने खुद देखा था और उसे ये काफी अद्भुत लगा। वो बैंडी और स्क्रोल का भी जिक्र करता है जिन्होंने उसे उस मिशन पर भेजा था। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। जब थियो नाइटिंग और बाकी लोगों के बारे में बताता है तो जवाब में वो जादूगरनी कहती है कि अगर उन्होंने सच में बॉर्डर टाउन में होली माउंटेन ढूंढ लिया है तो उन्हें ये खबर फैलानी नहीं चाहिए थी। इससे चर्च अलर्ट हो जाएगी और अगर वो जल्दी वहां से नहीं हटेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रेड बालों वाली जादूगरनी पूछती है कि अब उनका अगला मिशन क्या होना चाहिए। इस पर काले वाले बालों वाली जादूगरनी कहती है कि उनकी लीडर आज रात 12 बजे दूसरी जादूगरनी के साथ आएगी और वो सब एक जहाज पर सफर करेंगी। और रही बात थियो की तो वो गीगा चैट औरत
उसकी कुर्सी पर लात मारती है, जिससे वो बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है। काले बालों वाली जादूगरनी अपनी दोस्त को कहती है कि वो बाकी लोगों के साथ जहाज पर चली जाए, जबकि वो थियो को लेकर बॉर्डर टाउन वापस जाएगी। वो ये बात कंफर्म करती है कि क्या वो इस बात को कंफर्म करना चाहती है कि क्या बीच एसोसिएशन ने सच में होली माउंटेन ढूंढ लिया है या नहीं। वो उनसे ये भी कहती है कि वो ये सब उनकी लीडर टीली को बताई, और ये भी कि वो बॉर्डर टाउन जा रही है। अब दूसरी तरफ लाइटनिंग आसमान में उड़ रही होती है। उसे राजा रोलैंड का एक स्काउट मिशन उसे राजकुमार एक स्काउटिंग मिशन पर भेजता है। वो उसी ट्रेजर मैप पर मार्क की हुई जगह को एक्सप्लोर कर रही होती है जो उन्हें उस नाइट से मिला था। उसने पहले ही काफी एरिया कवर कर लिया था और राजकुमार ने उसे खास तौर पर मिस्टी फॉरेस्ट को चेक करने के लिए कहा था, और ये काम वो खुशी से एक्सेप्ट करने के बाद वो अकेली ही वहां से आगे एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से मैप को अपनी जैकेट में छुपाती है ताकि वो किसी भी तरह गीला ना हो। फिर अचानक उसे पास में कुछ दिखता है। वो तेजी से उसकी तरफ मुड़ती है, उसकी तरफ उड़ जाती है और वो पूरे जंगल में बिजली की तरह दौड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। जंगल के अंदर गहराई में जाने के बाद उसे पुराने खंडर मिलते हैं, जिन देखकर उनकी जांच करना वो शुरू कर देती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ एक ऐसी जगह भी हो सकती है, क्योंकि जब वो आसमान में थी तो ये जगह पूरी तरह से धुंध से छुपी हुई थी। अगर बारिश ना होती तो शायद वो इसे पूरी तरह से मिस ही कर देती। उसकी नाक में एक प्यारी सी खुशबू आती है और एडवेंचर की ये खुशबू उसका हौसला बढ़ा देती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे फील होता है कि ये वही खंडर है जो ट्रेजर मैप पर मार्क किया गया है। अब प्लान के मुताबिक उसे इस जगह का लोकेशन नोट करके सीधा बॉर्डर टाउन वापस जाना है और राजकुमार को सब कुछ रिपोर्ट करना है। लेकिन उसका एडवेंचर का कीड़ा उसे अकेला अंदर जाने के लिए उकसाता है। वैसे भी अभी तेज बारिश हो रही है, तो जब तक वो यहाँ रुक नहीं क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया जाए। अंदर जाते ही उसे खाली हॉल्स मिलते हैं। वो और गहराई में चली जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीख चीख कर हेल्प मांग रहा हो। लाइटिंग पूरी तरह से डर जाती है और तुरंत दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वो आवाज तेज होती जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसी वीरान जगह पर कोई कैसे रह सकता है, क्योंकि ये खंडर सदियां पुराने हैं और मिस्टी फॉरेस्ट के अंदर काफी गहराई में है। उसे ये बात समझ नहीं आती कि कोई यहाँ क्यों ही होगा। लेकिन एडवेंचर का कीड़ा उसे तंग करता है कि वो आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ती रहती है, यही सोचती हुई कि शायद कोई एक्सप्लोरर अंदर फंसा हुआ है जिसे हेल्प की जरूरत है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी वो दरवाजा टूटकर गिर जाता है और उसके सामने एक गंदा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी भयानक सपने से निकला हो। ये वही मॉन्स्टर है जिसने कारा को मारा था, और उसे देखकर नाइटिंग वही फ्रीज हो जाती है, लड़खड़ा कर वही जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू अपने आप भर आते हैं और उसका दिल डर से भर जाता है। वो मॉन्स्टर उसके पास आता है और उस पे वार करने लगता है। वो वार करने के लिए रेडी हो जाता है और अगले पल उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, जो बाहर के तूफान के साथ मिल जाती है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और अब लाइटनिंग के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हमें वापस बॉर्डर टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस रोलैंड मार्गेट फार्मन से मिलता है, जो कि किंग सिटी से आई हुई एक खुश व्यापारी है। वो उत्साह से भरी हुई और राजा से स्टीम इंजन्स के बारे में ढेर सारे सवाल पूछती है। वो एक इंजन के लिए 500 गोल्ड रॉयल देने का भी ऑफर करती है और साथ में काफी सारी मशीन्स खरीदना चाहती है। रोलैंड 10 स्टीम इंजन के लिए 5000 गोल्ड रॉयल कमाने के ख्याल से बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन ये चाहे सब कितना भी अच्छा लगे, वो इन्हें पैसों के बदले नहीं बेच सकता, क्योंकि ये स्टीम इंजन उसने और एना ने काफी मेहनत से बनाए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। वो परेशान है क्योंकि मार्गेट ना सिर्फ अमीर है बल्कि काफी सुंदर भी है। उसके गले में सोने का नेकलेस है जिसमें डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट लगा हुआ है, जिसके कारण नाइटिंग भी ये नहीं पता कर सकती कि ये बंदी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। वो ये भी नोटिस करता है कि मार्गेट का करैक्टर बिल्कुल लाइटनिंग जैसा है। खैर, राजकुमार उससे बताता है कि सॉल्ट पीटर के अलावा उसे लोहा, तांबा और फेरस सल्फेट भी चाहिए।
उसे उम्मीद है कि अगर वो लंबी डील करते हैं तो मार्गेट ये सामान अरेंज कर सकती है। इसके जवाब में वो खुशी से हाँ बोलती है, लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। और जब रोलैंड पलट कर देखता है तो खिड़की के उस पार लाइटनिंग बुरी तरह में होती है। वो जल्दी से खिड़की खोलता है और लाइटनिंग तुरंत उसे जकड़ गले लग जाती है। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं। राजकुमार अपनी नाइट को इशारा करता है ताकि वो जल्दी नाना को बुलाए। रोलैंड अचानक शॉक हो जाता है जब उसे याद आता है कि ऑफिस के अंदर एक व्यापारी भी है, और उसे चिंता होने लगती है क्योंकि लाइटनिंग एक जादूगरनी है। दूसरी तरफ ये औरत शायद पहले से ही लेडी लाइटनिंग को जानती है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो उसकी माँ निकले। लेकिन रोलैंड उस पर ध्यान नहीं देता और लाइटनिंग को इलाज के लिए ले जाता है। मार्गेट चीखती हुई पीछे रह जाती है और लाइटनिंग को जाते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद लाइटनिंग ठीक हो जाती है और तुरंत अपनी आंखें खोलती है। वो जल्दी से उठ बैठती है और बैंडी और नाना उसे जागता देखकर खुश हो जाती हैं। वो उससे ढेर सारे सवाल पूछती हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। लाइटनिंग को ऐसा लगता है जैसे वो फिर से रोने वाली हो। तभी राजकुमार पूछता है कि वो इतनी जल्दी उस तेज बारिश में वापस क्यों आ गई। इस पे वो बताती है कि उसे ट्रेजर मैप वाले खंडर मिल गए थे, लेकिन उसके अंदर डीमंस हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और टीचर स्क्रोल डर के मारे पूछती है कि क्या वो अंदर गई थी। लाइटनिंग कहती है कि नहीं, उसने बताया कि बेसमेंट के दरवाजे पर एक डीमंस था और अंदर से किसी के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। शायद कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन वो डर गई और एक डरपोक की तरह वापस भाग आई। लेकिन राजकुमार उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि उसने सही फैसला किया, क्योंकि एक समझदार एक्सप्लोरर खतरे में बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ता। लीप कहती है कि शायद वहाँ कोई जादूगरनी फंसी हुई है, क्योंकि जादूगरनियों के अलावा कोई भी मिस्ट्री फॉरेस्ट में इतनी गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन ये खंडर 450 साल पुराने हैं, तो किसी के लिए वहाँ अकेला जिंदा रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। लाइटनिंग बताती है कि खंडरों के आसपास उसे इंसानों का कोई सुराग नहीं मिला। बैंडी कहती है कि वहाँ का एरिया खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है और खाने के लिए कुछ खास नहीं है, जिससे ये बात तो कंफर्म है कि कोई वहां अकेला नहीं रह सकता। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचते हैं उतना ही ये जगह सीक्रेट बनती जाती है। लीव डिसाइड करती है कि उन्हें किसी तरह उस इंसान को बचाना होगा जो अंदर फंसा हुआ है। तभी राजकुमार आगे बढ़ता है और सबको तसल्ली देता है कि परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें पूरी कहानी का पता नहीं है। वो कहता है कि सच जानने के लिए उन्हें अंदर जाना होगा। वो उत्साह से कहता है कि वो खंडरों में जाएंगे और जो भी वहां पे है उसे बचाने का पूरा प्लान बनाएंगे। वो सब साथ मिलकर वो उस डीमंस का भी सामना करने और जीतने के लिए रेडी हैं। थोड़ी देर बाद वही नोबल औरत कमरे में दौड़ती हुई आती है और लाइटनिंग की हालत के बारे में पूछती है। राजकुमार उसे तसल्ली देता है और वो ये सुनने के बाद सुकून की सांस लेती है। राजकुमार उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसे अचानक छोड़कर चला गया था। वो उसे समझाता है कि लाइटनिंग की हालत काफी खराब थी। वो कहता है कि इसी वजह से उसने मार्गेट से कहा था कि वो अपना डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट उतार दे। मार्गेट चालाकी से पूछती है कि क्या लाइटनिंग भी उन्हीं जादूगरनियों में से एक है जिन्हें राजकुमार ने पनाह दी है। राजकुमार मजबूरन हाँ बोलता है और मार्गेट खुशी से झूम उठती है और कहती है कि उसे पहले से ही पता था। वो घमंड से कहती है कि थंडर परिवार से होने के नाते लाइटनिंग का थोड़ा अजीब होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राजकुमार ये सुनकर हैरान हो जाता है और मार्गेट बताती है कि उसने लाइटनिंग को बड़ा होते हुए देखा है। राजकुमार उस औरत से पूछता है कि लाइटनिंग के साथ आखिर उसका क्या कनेक्शन है। इस पे वो कहती है कि काफी समय पहले वो लाइटनिंग के बाप के साथ एक जगह सफर कर रही थी, तभी वो लाइटनिंग से मिली थी। उसका बाप थंडर जो समुद्र का हीरो था, उसने ट्विन पीक आइलैंड, सी ड्रैगन सिटी और ईस्टर्न कोस्ट को और इन्फिनिटी केव का मैप बनाया था। मार्गेट बताती है कि लाइटनिंग का जन्म जहाज पर हुआ था, लेकिन उसकी माँ सेप्सिस बैरी की वजह से मर गई और क्योंकि वो जहाज पर अकेली औरत थी, मार्गेट ने लाइटनिंग की दूसरी माँ की तरह उसका देखभाल की और उसे माँ का दूध नहीं दिया जा सका, इसलिए उसने उसे ओट मील खिलाया। अब सफर के बाद मार्गेट ने क्रू को अलविदा कहा और ग्रे कासल की राजधानी में अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन 10 साल बाद उसने सुना कि थंडर और उसका ग्रुप एक तूफान में फंस गया और समुद्र में डूब गया। उसने इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ कि और अब जब उसने लाइटनिंग को जिंदा देखा है तो उसे पूरा यकीन है कि समुद्र का हीरो किसी छोटे मोटे तूफान में ऐसे ही नहीं मर सकता।
राजकुमार फिर पूछता है कि उसे लाइटनिंग के जादूगरनी होने से कोई परेशानी तो नहीं है। वो कहती है इस पे कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे छिपी नाइटिंग धीरे से राजकुमार के बाएं कंधे पर थपकी देती है ताकि उसे कंफर्म हो कि मार्गेट सच बोल रही है। दूसरी तरफ मार्गेट बताती है कि जादूगरनियां सुंदर और शक्तिशाली होती हैं और ये क्वालिटीज उसे बहुत पसंद है। वो मानती है कि उसने भी राजकुमार की तरह जादूगरनियों को अडॉप्ट करना चाहा था, लेकिन राजधानी में उनके खिलाफ लड़ाई ने उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। इस बात के बाद दोनों खुशी से हाथ मिलाते हैं क्योंकि दोनों को जादूगरनियों से प्यार है। अब जब वो पार्टनर्स बन चुके हैं तो मार्गेट तुरंत राजकुमारों पर सवालों की बरसात कर देती है और पूछती है कि क्या लाइटनिंग के अलावा भी और भी जादूगरनियां हैं। वो पूछती है कि राजा का उन सबसे पहली बार सामना कैसे हुआ, उनकी शक्तियां क्या हैं, और इसके अलावा भी ढेर सारे सवाल करने लगती है। राजकुमार उसकी इतनी एक्साइटेड पर्सनैलिटी देखकर थक जाता है। उसे नहीं पता कि वो उसका साथ दे सकती है या नहीं। इस दौरान थियो और वो दूसरी जादूगरनी आखिर बॉर्डर टाउन पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं कि ये काफी अच्छी जगह है। उसने सोचा नहीं था कि बिच एसोसिएशन ऐसी जगह चुनेगी। फिर वो निराश होकर कहती है कि यहाँ कोई भी उसका स्वागत करने को नहीं आया। थियो एक नीला झंडा निकालता है और पहाड़ी पर खड़ा होकर उसके सामने की तरफ हिलाता है। वो बताता है कि ये बीच एसोसिएशन के लिए सिग्नल है कि वो एक जादूगरनी के साथ पहुंच गया है। इस दौरान जादूगरनी थियो से खाना मांगती है। उसकी ये मांग सुनकर थियो एक लंबी सांस लेता है। थियो को याद आने लगता है कि रास्ते में ये औरत उसे कितने महंगे खाने खिलाने के लिए मजबूर किया करती थी और अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसे हमेशा धमकाती ही रहती थी। और अभी भी वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो उसका और उसके देशवासियों के सिर जमीन पर पड़े होंगे। अब उसे शांत करने के लिए थियो आंखें घुमाता है और अपने स्नैक्स का पाउच देता है। वो कहती है कि बाकी जादूगरनियां अब तक एक व्यापारी जहाज पर फिश की तरफ जा रही होंगी, इसलिए वो थियो चाहे भी तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर थियो उसे याद दिलाता है कि जॉर्ज का एरिया कितना खराब है। जादूगरनियां इससे सहमत होती है और बताती है कि उनका प्लान वहां जादूगरनियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने का है जिसका नेतृत्व टिली बिम्डन कर रही है। जब थियो ये नाम सुनता है तो वो शौक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये राजकुमार की बहन है। और ठीक उसी समय वो औरत देखती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो उन लोगों से जादुई शक्ति फील करती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वहाँ सचमुच जादूगरनियां हैं। वो उसके पास पहुंचती है तो नाइटिंग तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका बॉर्डर टाउन में स्वागत करती है। जब वो रात के समय बॉर्डर टाउन में घूम रहे होते हैं तो नई आई जादूगरनी हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि इतनी रात को भी बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर स्क्रोल उसे बताती है कि ये शहर का नाइट स्कूल है जो ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो दिन का काम खत्म करके पढ़ने आता है। वो औरत फिर नाइटिंग से पूछती है कि क्या वो ट्रांसेंडेड है, लेकिन लगता है नाइटिंग ने ये शब्द पहले भी कभी नहीं सुना। वो औरत बताती है कि ट्रांसेंड वो जादूगरनियां होती हैं जो अपने शरीर में होने वाले चेंजेस की वजह से जादू के फ्लो और शेप को फील कर सकती है। टीचर स्क्रोल बताती है कि वो भीड़ में दूसरी जादूगरनियों को फील कर सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे ट्रांसेंड के बनता है या नहीं। टीचर स्क्रोल बोलती है कि वो भीड़ में दूसरी जादूगरनियों को फील कर सकती है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे ट्रांसेंडेंट बनाता है ये चीज या नहीं। नई जादूगरनी बताती है कि ट्रांसेंडेंट जादूगरनियां बहुत ही रेयर होती हैं, वो हजारों में से एक होती हैं और उसने अब तक सिर्फ 3 ही देखी हैं, यानी कि 3 ही देखी हैं अभी तक, जिनमें नाइटिंग भी शामिल है। वो नाइटिंग को सलाह देती है कि वो अपना ट्रांसेंडेंट स्टेटस छुपा कर रखे क्योंकि चर्च उन्हें मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस दौरान नाइटिंग पूरे समय चौकन्ना रहती है और इस नई लड़की पर तीखी नजर रखती है। उस नई औरत को देखकर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो एक चलता फिरता टैंक, खासकर उसकी वो बड़ी सी तलवार जिसे उठाना भी किसी के लिए आसान नहीं है। वो औरत फिर उनकी लीडर कारा के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में नाइटिंग उदास होकर बताती है कि कारा की मृत्यु हो गई थी जब वो होली माउंटेन ढूंढ रही थी। नई जादूगरनी ये सुनकर सदमे में चली जाती है और उनके नए लीडर के बारे में जानना चाहती है। तभी वो उस कासल के तरफ इशारा करती है जहां सारी जादूगरनियां रहती हैं। ये सुनकर औरत का मूड तुरंत बदल जाता है। वो गुस्से में पूछती है कि क्या उन्हें रूलर के साथ कोई गंदी डील साइन की है,
लेकिन उसके और गुस्सा होने से पहले ही बैंडी दौड़ती हुई आती है और इस औरत को ऐसे गले लगाती है जैसे उसकी खोई हुई बहन मिल गई हो। बैंडी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं जब वो उसे बचपन में मदद करने के लिए शुक्रिया करती है और बताती है कि वो चर्च वाली बैंडी है। असल में ये शक्तिशाली औरत वही लड़की है जिसने उस जेल के सारे प्रीस्ट को मार दिया था जब बैंडी को पहली बार वहां बंद किया गया था। अब थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां अकेले बैठकर अपने बचपन के समय के बारे में बात करने लगती हैं। वो औरत बताती है कि उसका नाम ऐश है। उस जेल से भागने के बाद उसने वहां के कुछ मैनेजर्स को खत्म किया था और जजमेंट आर्मी के सिपाहियों से भी लड़ी थी और तब तक लड़ती रही जब तक कि सीक्रेट पनिशमेंट आर्मी नहीं आ गई। बैंडी क्यूरियस होकर पूछती है कि ये सीक्रेट पनिशमेंट आर्मी क्या होती है। ऐश उसे बताती है कि सीक्रेट पनिशमेंट आर्मी चर्च के सबसे कुशल योद्धाओं का एक ग्रुप है जो ट्रांसेंडेंट जादूगरियों के खिलाफ उनका सीक्रेट वेपन है। उन्हीं लोगों ने उसके चेहरे पर ये जख्म दिया था। उनकी शक्ति और स्पीड उसके बराबर थी लेकिन उनमें कोई भी फीलिंग्स या होश नहीं दिखता था। जब उसने एक सिपाही का हाथ काटा तो उसने बिना रुके दूसरे हाथ से अटैक कर दिया। वो इन कमीनों को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो दिन के समय होली सिटी की गलियों में छिपती और रात को मैसेंजर और जजमेंट आर्मी पर अटैक करती थी। आखिर में जब चर्च ने पूरे शहर की तलाशी शुरू की तो उसे वहां से भागना पड़ा। जब ऐश वहां से भागी तो उसके कपड़े खून से चिपके हुए थे। अगर कोई उसे उस हालत में देखता तो शायद उसे कोई जंगली जानवर समझता। बैंडी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब ये सारी बातें मैटर नहीं करती, तो यहाँ नॉर्मल जीवन जी सकती है, बिता सकती है, क्योंकि रोलैंड बिम्डन उनका रूलर जादूगरनियों के साथ बहुत ही अच्छा स्वभाव है। लेकिन जब ऐश रोलैंड का नाम सुनती है तो वो गुस्से में आकर अपने हाथों से कप को नोच डालती है। वो गुस्से से उठती है और पूछती है कि क्या बैंडी सचमुच रोलैंड बिम्डन के लिए काम कर रही है। जवाब में बैंडी मजबूरन हाँ बोलती है और ऐश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती है और कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती। लगता है ऐश के दिमाग में भी पुराने रोलैंड बिम्डन के बारे में वही गंदी इमेज है जो बाकी लोगों के दिमाग में है और वो उसे एक ठरकी समझती है।